आपको पहले बताया है, हम पूरी पॉलिटी रिवाइज करेंगे थ्रू MCQ। हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, सारी चीज़ें हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने पॉलिटी से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पॉलिटी का वहाँ से उठाया। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ओपन ए न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इन द एक्ट। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है इसमें क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे। तो हमें सिलेक्ट करना है इसमें कौन सा सही है। तो पहला क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज द स्टाइल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से। पहला ऑप्शन इन्होंने ये दिया। दूसरा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड ए सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज इन मैटर ऑफ वार एंड पीस। जब वार और पीस होगा तो जो अदर प्रेसिडेंसीज हैं, अदर प्रेसिडेंसीज कौन सी थी, बॉम्बे थी, बंगाल की तो हम बात कर ही रहे हैं, ये बंगाल की बॉम्बे थी, बॉम्बे के अलावा मद्रास थी। तो अदर प्रेसिडेंट से सुपरमेसी जो होगी गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो बंगाल की है उसकी हो जाएगी। टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज फिक्स्ड, ठीक है फिक्स्ड था ये कह रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, ए सुप्रीम कोर्ट वाज स्टेबलाइज्ड एट बॉम्बे। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जब पहला गलत हो गया तो ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन हमारे पास। पहला क्यों गलत है, गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बनाया गया था, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड ए सुप्रीम ओवर अदर प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ वार और पीस में सुप्रीम बनाया गया था। तो दूसरा सही है, तो अभी दोनों सही आ रहे हैं। तीसरा, टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल इंडिया इज वाज फिक्स्ड जो कुछ था ही नहीं, गवर्नर जनरल की पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट ही नहीं आई थी जब तक। जब पोस्ट ही नहीं आई है तो फिक्स्ड कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो तीसरा गलत हो गया। तो केवल दो बचा, तो हमारा आंसर 2 ओनली सही है। तो हम देख लेते हैं कि अब इसका मतलब सल्यूशन क्या है। तो ये देखो इसमें इन्होंने बताया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज स्टाइल द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का बनाया गया था जिसका टेन्योर जो था वो 5 ईयर था, ठीक है। काउंसिल 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जो काउंसिल होती थी उसमें 4 मेंबर होते थे और गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे, ठीक है। यही सब बातें बताई गई जो मैंने बताया है कि वार और पीस में, ये तो अपना सही था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो सुप्रीम बना दी गई थी वार और पीस में। सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया गया था कलकत्ता में और इन्होंने यहाँ पर बॉम्बे बताया है। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम एक एक शब्द अगर पकड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है। बॉम्बे में नहीं बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हेल्प लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जाना, देखो 1774 में बनाया गया। तो पहला हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ये क्वेश्चन डिस्कस किया। इस तरह से हम अगर बेसिक्स को अपने क्लियर करते चले जाएंगे तो करंट हम जो पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज का हम पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कब स्टेबलाइज्ड हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, कैसे क्रिमिनल एक्ट और केसेस जो है ये देखता है, तो आज हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, साउथ अफ्रीका जो है लीगल ऑप्शन देख रहा है रसिया के प्रेसिडेंट को ब्रिक्स की समिट में बुलाने के लिए। ये जून की बात है, ये पुराना आर्टिकल है मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तब मैंने इसमें रखा। तो ब्रिक की समिट में साउथ अफ्रीका रशियन प्रेसिडेंट को बुला रहा था, मगर अगर ये रशियन प्रेसिडेंट को बुलाते तो रोम स्टैट्यूट में कहा गया है वार क्राइम अरेस्ट हो जाता, मतलब उनको सब्जेक्ट कर लिया जाता किसी भी वार में कन्फ्लिक्ट को अराइज करने के लिए। इसलिए साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने रसिया के प्रेसिडेंट को नहीं इनवाइट किया। तो हम बेसिक जान लेते हैं
आईसीसी का बेसिक क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का यूनाइटेड नेशन से कोई संबंध नहीं है। देखो, यूनाइटेड नेशन से कोई संबंध नहीं है, जबकि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो यूनाइटेड नेशन का ही है। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि आईसीसी और आईसीजे में क्या डिफरेंस है। दोनों का हेडक्वार्टर हैग में है। आईसीसी का भी हेडक्वार्टर हैग में मिलेगा आपको, और जो है आईसीजे का भी मिलेगा। ये इन्वेस्टिगेट करती है, ये इन्वेस्टिगेशन करती है और प्रोसिक्यूट करती है इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल जो एक्यूज़ किए गए हैं, जीनोसाइड किया है, जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, वार क्राइम किया है एंड एग्रेशन। तो मतलब ये बताता है कि आप अगर जीनोसाइड में इन्वॉल्व हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, वार क्राइम किया, वार क्राइम में तो यही आ गया रसिया यूक्रेन वार। तो रसिया के प्रेसिडेंट पे वार क्राइम के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता। अब जो आईसीसी स्टेबलाइज किया गया था वो रोम स्टैच्यूट से किया गया था। रोम स्टैच्यूट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया ये आईसीसी ये काम कर सकता है, इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखिए कि ओनली ओवर क्राइम कमिटेड आफ्टर जुलाई 1, 2002 व्हेन रोम स्टैच्यूट इंटर इनटू फोर्स। मतलब जब रोम का स्टैच्यूट 2002 में फोर्स में आ गया तभी क्राइम जो कमिट किए गए उसके बाद तभी ये लागू नहीं होगा। ऐसे नहीं है तुम आप बाबा आदम के ज़माने का केस इसमें ले आओगे, ये नहीं है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। अब इनके पास कोई पुलिस सुविधा तो है नहीं, पुलिस की ये कंट्री से हेल्प लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेंबर हैं वो 123 कंट्रीज़ की पार्टीज़ हैं। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जान लेते हैं हम कौन सी कंट्री इसमें कभी भी साइन नहीं किया और कौन सी कंट्री ने साइन कर दिया है मगर रेटिफाई नहीं किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडिया ने अभी तक आईसीसी को साइन ही नहीं किया है, और चाइना नेबरिंग कंट्री, ये दो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ कंट्री हैं जिन्होंने साइन तो कर लिया है मगर रेटिफाई नहीं किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट, ईरान, मगर हमारे लिए रसिया और यूनाइटेड स्टेट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने जाना कि आईसीसी का जुरिडिक्शन कहाँ तक है, कब स्टेबलाइज किया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आईसीसी और आईसीजे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था आईसीसी के बारे में। अगला आर्टिकल चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। अभी हम डे टू डे चंद्रयान की एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। आज फिर हम चंद्रयान को डिस्कस करेंगे रिवीजन पर्पस से, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतना ही आसान होगा आपको लर्न करना, रिवाइज करना। आप अगर सोचेंगे कि चंद्रयान 3 को मैं पढ़ चुका हूँ, तो आप सोचिए आप भूल चुके हैं। आपने जहाँ ये सोच लिया पढ़ चुका हूँ वहीं भूल चुके हैं। आप इसको रिवाइज करेंगे डे टू डे। तो पहली बात क्या बताई गई है कि ये इंडिया का 3rd मून मिशन है, जिसे चंद्रयान 2 के बाद 2019 के बाद 2023 में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका एम जो है लैंडर को लैंड कराना और उसमें से रोवर को साउथ पोल पर उतारना है। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी तक कितने भी मिशन गए हैं वो साउथ पोल पे नहीं गए। तो इंडिया एक ऐसा मिशन लाया है जो साउथ पोल पर मून को लैंड कराएगा। उसमें से लैंडर निकलेगा विक्रम और रोवर प्रज्ञान। विक्रम जो है लैंडर का नाम रखा है हमने। लैंडर का मतलब होता है जैसे ये मून है, मून पे ऐसे लैंड कर जाएगा। फिर इसमें से एक रोवर निकलेगा ऐसे, जो ऐसे चलेगा इस पर, इसका नाम प्रज्ञान है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल हैं। 3 मेजर मॉड्यूल कौन कौन से हैं? एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है। प्रोपल्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को थ्रस्ट प्रोवाइड करना। तो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल हमारे जो व्हीकल है उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और लैंडर और रोवर को कॉन्फ़िगर करेगा लैंडर तक लूनार के करीब जाने के लिए। अब इसमें लैंडर मॉड्यूल मैंने बताया ये विक्रम है और रोवर है। अब कंपेयर कर लेते हैं हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की सक्सेस को और उसके ऑब्जेक्टिव को और व्हीकल को। तो चंद्रयान 1 के बारे में देखिए, ये लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान 2
2019 में और चंद्रयान 3 शेड्यूल 2023 में। जैसे अभी हम देख ही चुके हैं, जुलाई में लॉन्च किया गया, अगस्त 15 के करीब ये चंद्रयान के पास पहुंच जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी करना है लूनार की सरफेस को। चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टडी तो करना ही करना है लूनार की सरफेस को, रोवर भी भेजना है और लैंडर भी भेजना है और साउथ पोल पर भेजना है। ठीक है, साउथ पोल इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है और लैंडर और रोवर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ यहाँ देखी। अब ऑब्जेक्टिव में लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ लैंड पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, वही बात बताई गई है कि कैसे हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। कंपोनेंट क्या है? अब देखिए, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था तो उसके कंपोनेंट जो थे वो ऑर्बिटर था और मून इम्पैक्ट प्रूफ था, जबकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, और जब जो 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर है और रोवर है। ऑर्बिटर इसमें नहीं है। प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो वहाँ पर चक्कर लगाएगा और चंद्रयान को पहुँचाने में हेल्प करेगा, मगर इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो अदर इन्फॉर्मेशन गैदर करता चला आया है प्रीवियस टू। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या इसमें लैंडर है, क्या इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है। विक्रम पहले बहुत सालों से भेजा जा रहा है मगर नाकाम रहा है इंडिया, यही चीज़ें सब पूछती है। फाइंडिंग्स क्या हुई हैं? देखो, चंद्रयान 1 ने लूनार पर वाटर की फाइंडिंग की है, केव्स मिली हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी मिली है, फॉल्ट मिले हैं, फ्रैक्चर मिले। चंद्रयान 2 ने इस वाटर की प्रेजेंस को मजबूत किया है, क्योंकि जब हमने इसे लॉन्च किया था तो लैंडर और रोवर हमारा अनसक्सेसफुल रहा था। लैंडर लैंड नहीं कर पाया था क्योंकि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका व्हीकल है, आपका लैंडर है, और तो इर्द गिर्द इधर गुब्बारे होते हैं बहुत ढेर सारे, तो वो एकदम ज़मीन पर गिरते हैं धम से। तो जब वो एकदम गिरते हैं तो हार्ड लैंडिंग होती है, बहुत धीरे 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 स्टेबल होता है। जबकि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, मान लीजिए ये आपका लैंडर है, तो यहाँ से थ्रस्ट होगा, आग निकलेगी ऐसे, तो इसे धीरे धीरे लैंड करेंगे और हम एक जगह लैंड कर जाएंगे। तो सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में ये डिफरेंस है। अब ये लॉन्च व्हीकल जान लेते हैं, इनके लॉन्च व्हीकल क्या थे। जब पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया तो उसका लॉन्च व्हीकल PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 2 में GSLV Mark 3 था और चंद्रयान 3 में भी GSLV Mark 3 है, जिसका नाम बदलकर LVM लॉन्च व्हीकल Mark 3 रख दिया गया है। लैंडिंग साइट, अब चंद्रयान 1 तो लैंड ही नहीं किया था तो इसकी कोई साइट ही नहीं थी। ठीक है, चंद्रयान 2 लैंड करने की कोशिश की थी, लैंड नहीं कर पाया था, वो साउथ पोल पे, ये भी साउथ पोल पर। और मेजॉरिटी पार्टनर कौन से हैं? जापान ने जो है हमें चंद्रयान 3 में हेल्प प्रोवाइड की। तो ये हमने चीज़ें जानी। अब हम जान लेते हैं LVM Mark 3 के बारे में। लॉन्च व्हीकल Mark 3 जो है प्रीवियसली जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से जाना जाता था। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जैसा कि मैं बार बार आपको लास्ट के लेक्चर में इन्फोर्स कर चुका हूँ कि लॉन्च व्हीकल में स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेज, 3 स्टेज ऐसे होती हैं। तो पहली स्टेज जो होती है वो सॉलिड होती है, मैंने आपको बताया। यूपीएससी पूछेगा और 110% पूछेगा। जो न्यू हमारा लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम GSLV था पहले, उसमें फर्स्ट स्टेज लिक्विड स्टेज है। आप जान लीजिए फर्स्ट स्टेज लिक्विड स्टेज होती ही नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज लिक्विड स्टेज नहीं होती। अब इसमें प्रोपेलेंट लगे हुए हैं। अब जब ये व्हीकल है, ये मान लीजिए लॉन्च व्हीकल है, तो इसके अगल बगल जो होते हैं बूस्टर लगे होते हैं, इसी को यहाँ पर बताया गया है। ये S-200 स्ट्रैप ऑन नाम इसका दिया है। ठीक है, वन ऑफ द हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है जो ये 8000 किलोग्राम तक को ले जा सकता है। ये चीज़ हमने जानी। अब हम कुछ स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो। मंगलयान ने लॉन्च किया था इसरो, तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा ये बताना। ये मंगलयान इज आल्सो ए मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये तो सबको ही पता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, ये सही है। मेड इंडिया इज अ सेकेंड कंट्री टू हैव ए स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर मार्स आफ्टर यूएसए, ये गलत है। इसके अलावा जो है यूएसए के अलावा आप देखेंगे सोवियत यूनियन भी है, सोवियत यूनियन के अलावा शायद यूरोपियन यूनियन भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये देखो। तो ये भी गलत हो गया। मेड इंडिया इज द ओनली कंट्री बी सक्सेसफुल मेकिंग स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब यहाँ पर आपको हाईलाइट करना था वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये आंसर आपका एकदम सही है। ठीक है,
तो यहाँ पहला सही है और तीसरा सही है, तो हमारा ये आंसर हो गया। ये हमने जाना। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते थे, सक्सेसफुल किया है इंडिया ने, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ बताई गई है। देखो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब आपको पूरा पॉइंट ध्यान से पढ़ना पड़ेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए टॉपिक की। तो ये वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, और इंडिया जो है एशिया की तो फर्स्ट है, मगर जो इंडिया की और वर्ल्ड की 4th स्पेस एजेंसी है जिसने ये इसको मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिसमें पहली नासा हो गई, सोवियत यूनियन हो गई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई। ठीक है, अब आज का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो न्यूज़पेपर द हिंदू में आया है कि केरला का नाम बदलकर केरलम कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू केरला की असेंबली। तो और केरला की असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हमारे स्टेट का नाम केरला से बदलकर केरलम कर देना चाहिए। केरलम जो है वो कॉमन यूजेज में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, तो इसलिए मलयालम जो केरला की लैंग्वेज है वहाँ के लोग इसे चाहते हैं केरलम कर दिया जाए। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका प्रोसीजर कैसे किसी स्टेट का नाम बदला जाता है, कैसे स्टेट में उसकी बाउंड्रीज में चेंज आता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविज़न, आर्टिकल 3 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। अब आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट, आप सोचेंगे इतनी छोटी चीज़ सर इम्पॉर्टेंट बता रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर पार्लियामेंट वर्ड आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आया। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बिल लाएगी, इंट्रोड्यूस करेगी लेजिस्लेचर में, देन वो क्या कहते हैं एक्ट बनेगा, और एक्ट बनने के बाद नाम चेंज होगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई। तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू रीऑर्गेनाइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड टू अल्टर देयर बाउंड्रीज बाय पासिंग अ बिल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पार्लियामेंट के पास पावर है, वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है और स्टेट की टेरिटरी को अल्टर कर सकती है। इसका जो फ्रेमवर्क है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे होगा, ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में दिया गया है। अब रीनेमिंग जो होती है किसी स्टेट की, ईदर पार्लियामेंट से शुरू हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर से शुरू होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ही लाएगी बिल कि हमारे केरला स्टेट को आप इनिशिएट कीजिए केरलम करने के लिए, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट उससे असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से पास कराती है। ये वो इम्पॉर्टेंट है, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में जो पार्लियामेंट अप्रूव करती है इसमें चेंजेस होते हैं। तो बिल रीनेमिंग जो है, जब बिल को रीनेमिंग के लिए दिया जाता है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, तो प्रेसिडेंट की फर्स्ट रिकमेंडेशन चाहिए होती है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, प्रेसिडेंट क्या करता है, उस बिल को स्टेट असेंबली में भेजता है उनके व्यू जानने के लिए कि आपके स्टेट को अल्टर किया जा रहा है, आपके स्टेट की बाउंड्रीज बदली जा रही है, आपके स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है, तो आपके व्यूज़ क्या हैं। तो ये जो व्यूज़ होते हैं, ये व्यूज़ जो होते हैं आपके बाइंडिंग नहीं होते, नॉट बाइंडिंग। ना तो ये प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है, ना पार्लियामेंट पर बाइंडिंग है। फिर जो पीरियड जो दिया होता है प्रेसिडेंट को किसी असेंबली ने, मान लीजिए 3 महीने दिए हैं, इसमें डेट मंथ नहीं डिसाइड है कितने मंथ दिए होते हैं। कहीं आपसे पूछ ले कि एक फिक्स पीरियड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इतने दिन में बताइए, तो गलत हो जाएगा। फिक्स पीरियड नहीं है, प्रेसिडेंट उसको अल्टर कर सकता है, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 1 साल। उसके बाद क्या करती है, पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कराती है। जब सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाती है तो अगेन प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और ये एक जो है हमारा क्या कहते हैं, बिल बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से किसी भी स्टेट के नेम में चेंजेस आते हैं, स्टेट को चेंज किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर जान लिया कि कैसे आर्टिकल 3 का रोल इम्पॉर्टेंट है इंटरनल बाउंड्री को बदलने में। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आर्टिकल 2 जो है वो किसी भी स्टेट के सेसेशन से डील करता है। मतलब किसी भी स्टेट को अगर इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन स्टेट की इंडियन ज्योग्राफी के अंदर लाना है उससे डील करता है, जबकि आर्टिकल 3 जो है इंटरनल चेंजेस को देखता है।
तो आज के द हिंदू के हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल जाने, कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे, उसमें स्टेट का क्या रोल था। हमने जाना कि केरला ने ये इनिशिएटिव लाया, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में जाना, चंद्रयान 3 के बेसिक